ये हमारे जो है ना वीक 3 का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें जो हमने स्टडी करना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे और इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास गिवन हैं। स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, रोटेशनल, इरोटेशनल, 1, 2, 3 डायमेंशनल फ्लोज। ये हमारे पास गिवन है। जो बेसिक इसकी स्टडी की जाती हैं वो ये टाइप्स होती हैं। इनमें हम सबसे पहले कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल को जो है वो स्टडी करेंगे कि ये क्या है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्लाइड पिक किया उसमें फर्स्ट पे स्टेडी अनस्टेडी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लोज। अब हम लोगों ने फ्लूइड्स पढ़ लिए, वो कितने टाइप्स के थे। उन फ्लूइड्स को हमने देखा, कुछ फ्लूइड्स कंप्रेसिबल थे, कुछ इनकंप्रेसिबल थे, कुछ विस्कस थे, कुछ इनविस्कस थे, जिनकी बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया था आगे कि वो आइडियल हैं या रियल हैं। ठीक है, हमने इनको कुछ फ्लूइड्स को बोला ये आइडियल हैं और कुछ फ्लूइड्स हमने फिर बोले ये हमारे पास रियल हैं। ज़्यादातर हमने बोला कि हमारे पास ये सिचुएशन नहीं होती, हम रियल्स ही डील करते हैं, जिनमें आगे फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी हमने, न्यूटेनियन और नॉन न्यूटेनियन। ठीक है, न्यूटेनियन पढ़े और इसी तरह हमने नॉन न्यूटेनियन पढ़े। अब हमने जो आगे स्टडी करना है वो पढ़ना है कि जब ये फ्लूइड्स जो हैं सारे फ्लो करते हैं तो कितनी टाइप की फ्लो हो सकती हैं। उन्हीं फ्लो में से एक टाइप फ्लो की है स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। अब इनमें डिफरेंस क्या है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। जो हमारे पास इसमें डेफिनेशन है बहुत ही इजी लाइन पे लिखा हुआ है, इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह आप ये भी बोल सकते हैं इन विच द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कुछ भी, ये जो ईटीसी लिखा हुआ है इट्स मीन टेम्परेचर भी इसमें आ सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसमें आ सकती है, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब इसको एग्जांपल्स दिए आपको कि ये तमाम प्रॉपर्टीज एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर डू नॉट चेंज विद टाइम। यानी कि आप स्टार्ट में या लास्ट में या किसी भी पॉइंट पे जब आप अपने फ्लो को देखो तो इन प्रॉपर्टीज पे टाइम कोई डिफरेंस नहीं दे। जो आपके फ्लो स्टार्ट होने पर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वो ही सब लास्ट पर भी हों। नेक्स्ट ये कि अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इस डेफिनेशन को, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम किस चीज़ से एक जो इंटीजर से शो कर सकते हैं, इंटीजर कह रही हूँ, एक सिंबल। जैसे हम लोग वेलोसिटी को v से, प्रेशर को p से, डेंसिटी को रो से शो करते हैं, इसी तरह हम अपने कैरेक्टरिस्टिक यानी इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम p से शो कर लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए, अ फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर, यानी कोई उसकी वेलोसिटी किसकी, फ्लूइड की, एंड द अदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज, या फिर कोई भी उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, एट एवरी पॉइंट इन अ फ्लूइड डू नॉट चेंज विद टाइम। ये वही डेफिनेशन रिपीट है लेकिन जरा एक्सप्लेन करके है और इसको यहाँ पे मैथमेटिकली भी शो कर दिया है कि जब हमारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना चेंज हो रही हो, तो इसका मतलब है कि जब हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालें तो वो जीरो हो, तो ये हमारे पास होती है स्टेडी। अगर डेंसिटी की बात की जाए उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम रेट निकालें उसका हम डेरिवेटिव लें तो वो भी आ जाए जीरो। या फिर कहता है कोई भी प्रॉपर्टी, जो पी का वर्ड है ये शो कर रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लें तो वो जीरो आ जाए। तो इसी तरह वो कह रहा है इन्हीं लाइंस को अगर हम रिपीट कर दें और साथ में ये वर्ड ऐड कर दें कि हमारे पास एक ऐसा फ्लो, a flow is said to be unsteady when the properties and the conditions at any point in the fluid change with time। जब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो तो हमारे पास वो अनस्टेडी हो जाएगी। अब ये जो स्टेडी और अनस्टेडी हमने पढ़ा है इसको अगर हम मैथमेटिकली चेक करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया हम रेट ऑफ चेंज लेके चेक कर सकते हैं। तो दोनों की विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पता चल गया कौन डेरिवेटिव देता है और कौन नहीं देता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, एक एग्जांपल यहाँ लिखती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताएं कि ये स्टेडी है कि नहीं, तो क्या आप जज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ यहाँ पे एक वेलोसिटी का और इस एक्सप्रेशन में मैं लिखती हूँ 2x। तो आप स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि क्या ये स्टेडी है या नहीं, या फिर ये अनस्टेडी है। मैम ये ये क्या होगा,
अनस्टेडी। ये अनस्टेडी होगा। अच्छा, जी मैम। इसका अगर हम कैसे बताया आपने अनस्टेडी होगा? मैम अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे इसका पार्शियल डेरिवेटिव में लिया जाए ना तो वो विद टू रिस्पेक्ट टू आ जाएगा। किसके? मैम वो उधर तो था ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैम जी इसका टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज देखेंगे तो इसमें चेंज आएगा, इसका चेंज 0 नहीं होगा। अच्छा बेटे, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास कहाँ से आ जाती है? इतना गलत बता रहे हैं। गौर से देखें एक्सप्रेशन को। देयर इज नो टाइम, देयर इज ओनली 2x। एक स्टूडेंट कह रही है, आप इसका माइक बंद कर दें, अब आप मैं आपको क्लियर करती हूँ। एक स्टूडेंट कह रही है जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो वो आएगा, वो जीरो नहीं हो। कैसे आएगा बेटे? आपको डेरिवेटिव्स लेना भूल गए। अगर मैं कहूँ पार्शियल v ओवर पार्शियल t निकालें तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो आएगा, इसमें तो t है ही नहीं। अगर ये एक्सप्रेशन v का ये होता v इज इक्वल टू 2xt और मैं पूछती ये स्टेडी फ्लो है या अनस्टेडी फ्लो है, तो आप कहते पार्शियल v ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू 2x। यस, देयर इज सम वैल्यू, इट इज नॉट वैनिश, दिस इज अनस्टेडी, but its value is 0, there is no t, so this is steady, this is unsteady। और जो एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात करी थी एक बच्ची कि वहां तो t लिखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ तो x है ना, तो हम x के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यही तो डेफिनेशन बताइए आपको, यही तो डेफिनेशन है। जरा गौर से देखें, स्लाइड वाली खोल लेते हैं। उस डेफिनेशन में लिखा क्या है? एट अ पॉइंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, किसी भी प्रॉपर्टी को आपने सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो स्टेडी और अनस्टेडी आप सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग देख के बताएंगे। ठीक हो गया? आप इसकी कोई भी एग्जांपल और भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें कि v इज इक्वल टू 2x प्लस टी। फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी है, हालांकि ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है। मैं आपको अगर बोलूं कि मैं ये एक्सप्रेशन लेती हूं, इसकी ये हमारे पास है वेलोसिटी, तो क्या आप बताएंगे स्टेडी है क्या अनस्टेडी? मैम विद रिस्पेक्ट अनस्टेडी। ये है अनस्टेडी, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वैनिश नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर वैनिश हो तो इट्स मीन जीरो हो जाएगा, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है? अनस्टेडी। अब आप पॉइंट क्लिक कर गए मेरा, ठीक है? अच्छा, स्टेडी और अनस्टेडी क्लियर होने के बाद अगर हम देखें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लोज, ठीक है? ये यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? ये बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा विद रिस्पेक्ट टू हमने देखना है चेंजेस, रेट ऑफ चेंज देखना है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं देखना। इसकी डेफिनेशन में हमने ये देखना है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, in which the velocity at the given time does not changes with respect to space। ठीक है? अब ये जो स्पेस है हम इसको किस रिस्पेक्ट में लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम अपनी स्पेस डिस्कस करते आए हैं तो हम एक्स वाई जी यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखकर ही स्पेस को बोलते हैं ना, कि स्पेस में ये पॉइंट यहाँ पे है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी ही उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है। तो अब वो कहता है हम अपनी वेलोसिटी को चेक करेंगे, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम देखना चाहते हैं अपने फ्लूइड की, उस प्रॉपर्टी का डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, उसका कोई भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस नहीं होना चाहिए। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास क्या है? इन विच द वेलोसिटी एट एनी टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। जो चेंज ना हो वो यूनिफॉर्म, जो चेंज हो वो नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि यहाँ पे चेंजिंग इन स्पेस को क्लियर किया मैंने इस डायग्राम से। देखिए यहां जब स्टार्ट में हमारे पास फ्लूइड अंदर जा रहा है तो ये नैरो है, जब वो इंसर्ट हो गया है अंदर, जब वो लास्ट से बाहर आ रहा है तो ये वाइड है। तो जब नैरो से वाइड की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर हमारे पार्टिकल्स को कम जगह मिली हुई है, यहां पे हमारे पार्टिकल्स को ज्यादा जगह मिली हुई है। स्पेस चेंज है। यस मैम। तो देखें जब स्पेस चेंज है तो इट्स मीन ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम इसको डायग्राम से देख के फौरन क्लियर कर सकते हैं कैसे यूनिफॉर्म और कैसे ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। एक हमारे पास फिर वही मैथमेटिकल मेथड है कि हम किस तरह देख सकते हैं कोई चीज स्टेडी है या कोई चीज अनस्टेडी है। तो हम कहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को पी से शो करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हम उसका डेरिवेटिव लेके देख लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस मीन एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट हम उसको देख लेंगे। तो अगर वो इज इक्वल टू जीरो आए यानी वैनिश हो जाए देन यूनिफॉर्म, अगर नहीं हो तो नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको मैं आपसे पूछती हूँ एग्जांपल, आप मुझे बताएंगे
बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो स्टेडी और अनस्टेडी थी, इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम वेलोसिटी लेते हैं वही वाली जो हमने फर्स्ट में 2x ली थी। अब आप मुझे बताएंगे ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म है। अच्छा, कैसे यूनिफॉर्म है अब देख लेते हैं। आपने कहा यूनिफॉर्म है, लेकिन मैं कहती हूं ये यूनिफॉर्म नहीं है, मैं आपके ऑपोजिट बोल रही हूं। तो मैं पार्शियल v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y और z लेके देखूंगी। तो यहां पे मैं विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूं पहले। क्या डेरिवेटिव आया? 2। बेटे ये तो वैनिश नहीं हुआ। अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t नहीं लेना था। यहां पे ये स्टेडी था, वो वैनिश हो गया था, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसी एग्जांपल भी हमें फ्लूइड में मिल सकती हैं जो हमारे पास स्टेडी तो हो, साथ में वो हमारे पास, अपना माइक ऑफ कर दे बेटे, स्टेडी तो हो वो हमारे पास, लेकिन साथ में वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, जरूरी नहीं अगर स्टेडी है तो फिर वो हमारे पास यूनिफॉर्म ही आएगा। इस चीज से अंदाजा नहीं लगाना, आपने डेरिवेटिव लेके देखना है। इसके एज कंपेयर अगर हम एक ऐसा वेलोसिटी लें जो मेरे पास हो 2t, इसका विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? पार्शियल v ओवर पार्शियल x y z के लिहाज से लेके देख लें। तो हमने जब लेके देखा तो ये 0 आ गया, इट्स वैनिश। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड दिस इज यूनिफॉर्म। ठीक हो गया? और ये हमारे पास है यूनिफॉर्म। इसकी एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देनी आनी चाहिए कि कौन सा फ्लूइड, ये तो हमने मैथमेटिकली चेक किया ना कि which are steady and which are unsteady, which are uniform and which are non-uniform by taking their rate of changes with respect to time and with respect to spaces. अब आपको ये भी पता होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर हम किसी को एग्जांपल देना चाहें स्टेडी और अनस्टेडी की या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, तो हम क्या दे सकते हैं? तो बुक में भी डिटेल में इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। आप इसके अलावा खुद से भी नेट पर इसकी एग्जांपल्स को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दी हुई है, ये देखें, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। कहते हैं लिक्विड फ्लो थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट पाइप ऑफ कांस्टेंट डायमीटर इज यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि ऐसा पाइप जिसका डायमीटर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो होगा। और एक ऐसा पाइप जिसका चेंज हो रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो वेरी क्लियर, अभी आपको मैंने शुरू में जो एक डायग्राम भी यहाँ पे दिखाई थी, ये देखिए यहाँ पे इसका डायमीटर और है, यहाँ पे इसका डायमीटर और है, तो चेंजिंग ऑफ डायमीटर इट्स मीन नॉन यूनिफॉर्म। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। इसी तरह नीचे स्टेडी और अनस्टेडी के लिए भी एग्जांपल दी हुई है कि एक हमारे पास पंप है जिसके जरिए जो है वो पानी को खींच रहा है कांस्टेंट रेट के साथ। ठीक है, वो पंप जो है पाइप के अंदर वाटर को लेकर आ रहा है कांस्टेंट रेट के साथ, दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। लेकिन अगर वो कांस्टेंट रेट नहीं रखता, जब कांस्टेंट रेट नहीं होगा तो इसका मतलब है या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज आएगा उसके अंदर। तो एट इंक्रीजिंग रेट अगर वही पानी जो उस पंप में से खिंचकर आ रहा है वो कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कांस्टेंट नहीं रख रहा अपने आप को, तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो। कुछ मोटर्स ऐसा करती हैं, उनमें प्रॉब्लम्स होती है, कुछ मोटर के साथ साथ बोर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कांस्टेंट रेट और जो कांस्टेंट रेट नहीं है वो जज करता है आपका कौन सा फ्लो स्टेडी और कौन सा फ्लो अनस्टेडी है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं। थर्ड वन है हमारे पास लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। ये कैसे फ्लो होते हैं इनको देखते हैं। ये देखिए, लैमिनार फ्लो क्या है? इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स। वेल डिफाइंड पाथ कह लें या स्ट्रीम लाइन कह लें। ठीक है, ये जो हमारी बाउंड्री सी बनती है हमारे फ्लो के, देखिए हम उसको बोल लेते हैं ये हमारी स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, तो वो कह रहा है ऐसे पार्टिकल्स जो मूव करते हैं किसमें? वेल डिफाइंड पाथ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस नोजल में से पानी बाहर आ रहा है, ये जब पानी बिल्कुल बाहर आ रहा है इसका एक डिफाइंड पाथ बन चुका है, बस हर बार ये यहीं से हर पानी का ड्रॉप इसी फ्लो से गुजर कर आता है। तो ये हमारे पास लैमिनार फ्लो है। अगर हम इसको पेंसिल से बीच में टच करके रोकते हैं तो ये अपना फ्लो थोड़ा चेंज कर लेगा, लेकिन फिर ये उस फ्लो पे ही अपना आप फिक्स कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है लैमिनार फ्लो। अगर हम ज्यादा पेंसिल छेड़ देंगे तो स्प्लैशिंग हो जाएगी, देन फ्लो लैमिनार नहीं रहेगा, पाथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जिसमें डिस्टर्बेंस ना आए पाथ में, वो स्पेसिफिक लाइंस पे चलते रहें, दैट इज लैमिनार, और जिसमें ना चलते रहें दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो जो हमारे पास ओशन है उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर जो वेलोसिटी है, कभी उसमें स्टॉर्म आता है, कभी उसकी वेलोसिटी फ्लक्चुएट करती है, कम होती है, ज्यादा होती है, जिगजैग में मूव करती है। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। और इसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल हम ये ले सकते हैं
एक तो आपको इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपको एग्जांपल नहीं भी लेना चाहते, कि ऐसा फ्लो जो लाइंस में इजीली यू मूव करता रहे, एक दूसरे के पार्टिकल्स कट नहीं करें, पैरेलल लाइंस में वो चलते रहें, दैट इज कॉल्ड लैमिनार। और जहां वो एक दूसरे को उसके पार्टिकल्स कट करें, एक दूसरे के अंदर से गुजरते हुए जाएं, दैट इज टर्बुलेंट। तो इसकी एग्जाम्पल को हम यूं देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कहीं रेन हो रही है, बारिश हो रही है, और लेकिन आपके पास जो रेन के ड्रॉप्स हैं वो ऐसी रेन है लेकिन उसमें हवा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल किसी पार्ट पे आप देखो करीब से रेन वो बिल्कुल सीधी यूं आ रही है और आपस में पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करें। इसके एज कंपेयर अगर यहाँ से हवा भी चल रही है रेन के साथ, ठीक है, वो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को मूव करवा देगी, तो बारिश के यही पार्टिकल्स एक दूसरे को टक्कर करते हुए नीचे आएंगे, दिस इज टर्बुलेंट। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर लैमिनार और टर्बुलेंट का। आपने भी कोई एक एग्जांपल जो है वो ढूंढनी है लैमिनार और टर्बुलेंट की। नेक्स्ट टाइप जो है वो आ जाती है कंप्रेसिबल फ्लो की और इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। ये बहुत ही ईजी है क्योंकि मैं आपको पूरी पहले कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा चुकी हूँ लेक्चर नंबर अपने 2 के अंदर, फिर मैं आपको इसके 3 के अंदर, फिर मैं लेक्चर नंबर 4 में जो है मजीद इसके फ्लूइड्स बता चुकी हूँ कैसे होते हैं। तो अब तो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि ऐसे तमाम फ्लूइड्स जिनको हम दबा सकें, जिनका वॉल्यूम डेंसिटी चेंज हो सके, वो कंप्रेसिबल होते हैं, और जिनका नहीं हो वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो हम सिंपल उन्हीं लाइंस पे चलेंगे और बोलेंगे इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगर डेंसिटी चेंज है देन वो कंप्रेसिबल फ्लो दे रहे हैं, अगर नहीं है तो वो कंप्रेसिबल नहीं है। इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉट चेंज आना था, यहाँ पे चेंज है ना, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है नॉट का, वो आप लोग ऐड कर लें। तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन दी गई है, ये देखें, इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल, ऐसे फ्लो जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रखते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो करते हैं, ऐसे फ्लूइड जो कि कंप्रेसिबल होते हैं वो कंप्रेसिबल फ्लो करते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इनके फ्लो की। और आइडियल और रियल फ्लो की भी डेफिनेशन कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। ऐसे फ्लो जो आइडियल होते हैं, ऐसे फ्लूइड्स जो आइडियल होते हैं उनका फ्लो आइडियल फ्लो होता है, और ऐसे फ्लूइड्स जो रियल होते हैं उनका फ्लो रियल होता है। और आपको आइडियल फ्लूइड अच्छे से पता है कौन से होते हैं, जो कि ना तो विस्कस होते हैं और ना ही कंप्रेसिबल होते हैं, बल्कि इनविस्कस और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, और रियल फ्लो आपको पता है जिनकी कुछ विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी टाइप्स हमने यहाँ तक पढ़ ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रोटेशनल और इरोटेशनल पर। रोटेशनल फ्लो की डेफिनेशन है हमारे पास, इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स while flowing along streamlines also rotate about their own axis। रोटेशनल में क्या होता है, कहता है वो अपने पाथ के साथ तो मूव कर ही रहे होते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने अपने अंदर जो उनका एक एक्सिस होता है उसके गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। और इरोटेशनल में क्या होता है, वो ऐसा नहीं करते, वो अपने इनके गिर्द घूमना नहीं शुरू कर देते, वो बस अपनी एक मोशन रखते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको समझना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इमेजिनेशन में भी लेना चाहते हैं और हम इसको मैथमेटिकली भी देखना चाहते हैं। तो हम कैसे देखेंगे, इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्लास, अगर आपके पास ये एक अदद शिंक है और इस शिंक में यहाँ से पानी जो है नीचे पाइप में जा रहा है, और अगर ये आपके पास एक टैप है, आपने इसे ऑन किया टैप को, तो पानी यहाँ से नीचे फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपने टैप ऑन किया और पानी नीचे जा रहा है, सिंपल स्ट्रीमलाइन को फॉलो करता हुआ वाटर नीचे जा रहा है, कोई रोटेशन हो रही है नहीं। ये एग्जांपल है इरोटेशनल की, कि सिंपल पानी आपका जो है वो मूव कर रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पानी के पार्टिकल्स यहाँ पे घूम नहीं रहे। फॉर एग्जांपल या तो हम ऐसी रोटेशन वाली कोई टैप ले लें जिसके अंदर जैसे बाजू का शिंक के नीचे फंक्शन ऐसा बनाया होता है कि गार्बेज जो है वो आगे से आगे नहीं जाए, तो जो नीचे पाइप है वही इस डिजाइनिंग में बनाया जाता है। ऐसे मेरे अपने घर में जो है इस तरह का पाइप लगा हुआ है ऐसा, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो भी आप ये देखें कि वो इसके इस पाइप के चेंज होने के बावजूद भी उसके अंदर रोटेशन नहीं आई, ये रोटेशन नहीं है, वो यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, यहाँ से पानी यहाँ आ रहा है, वो फिर भी अपने पाथ के साथ साथ चलते आ रहे हैं, इसमें कोई भी रोटेशन नहीं आपके पास आई। क्यों? वो जो वाटर है वो इसके अंदर ऐसे मूव करता हुआ यहाँ आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है जब ये वाटर ऐसे ऐसे घूम कर आए तो वो कैसे होगा, जैसे आपने यहाँ पे टैप ऑन रखी हुई है, आप इस टैप को बंद के जो यहाँ पे होल है जिसमें से पानी नीचे जा रहा है उसे बंद कर दें, जैसे ही बंद होगा क्या होगा, पानी यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा।
फिर जब आप इसको एकदम से खोलते हैं, आप इसको ओपन कर देते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें इसके पानी वापस नीचे फ्लो कर जाए, तो क्या होगा, तब उस टाइम हमारे पानी के अंदर एक रोटेशन बन जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, फिर आपके पास यहाँ पे इस तरह से पानी ऐसे एकदम ऐसे ऐसे करके फिर वो अंदर की तरफ जाएगा। तो क्या किया, पानी ने अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना शुरू कर दिया। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल फ्लो। ठीक है जी, और जब हम जूसर मशीन में जूस बना रहे होते हैं तो हाँ, वो दैट भी इज हमारे पास जी बिल्कुल, वो तो हो, उसमें तो स्ट्रीम लाइंस के साथ वो मूव कर ही नहीं ना रहे, वो तो सिर्फ कर ही रोटेट रहे हैं, सिर्फ रोटेशन ही दे रहे हैं, वो तो है ही प्योर रोटेशन की एग्जांपल है। मैं बात कर रही हूँ इनकी मोशन भी चल रही हो, ठीक है, देखो पाइप में मोशन भी दे रहे हैं अपनी, जा रहे हैं आगे, और ऊपर जो है उन्होंने सर्कुलर अपने एक्सिस के गिर्द भी राउंड करना शुरू किया हुआ है। कि ऐसी एग्जांपल जो है ये मैंने सर्च की है, तो ये हो गया हमारे पास रोटेशनल। अब इसके ऑपोजिट जो हो जाएगा, जिसके अंदर सीधा जाएगा, जिसके अंदर मोशन नहीं आएगी, वो हमारे पास आ जाएगा एरोटेशनल। अब हमें इसे अगर मैथमेटिकली देखना है तो क्या करना होगा, आपने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर जो एंगल है, यानी जिस रेट से वो हमारे पास फ्लूइड मूव कर रहा होता है, उसको स्टडी करने के लिए ये नेबुला एक आपने पढ़ा होगा, जो कि इक्वल होता है आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी। पढ़ा हुआ है ना ये नेबुला की वैल्यू, जो कि हम लोग निकालते थे इस सेंस में, जब आपके पास किसी एक चीज की रोटेशन को निकालना होता था तो आप लिखते थे आई जे के, देन आप लिखते थे नेबुला ओवर नेबुला एक्स, नेबुला सॉरी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, सॉरी ये पार्शियल है, और यहाँ पे हम लोग जिस की हमने निकालनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम वेलोसिटी को चेक करना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास रोटेशनल है या नहीं है, तो आपको इस वेलोसिटी के पहले तो कंपोनेंट्स पता होने चाहिए वो कौन कौन से हैं। तो आपको पता है हम यहाँ पे किस में लेते हैं, यू वी और डब्ल्यू में, ठीक है, यू आई वी जे डब्ल्यू, इसके अंदर हम अपनी वेलोसिटी को देते हैं फर्दर कंपोनेंट्स में। तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अब यू वी डब्ल्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि रोटेशन है या नहीं है, तो मैं मैथमेटिकली इससे चेक कर सकती हूँ। अगर मैं ये इसको वेलोसिटी के ऊपर अप्लाई करूं, किसको, नेबुला को अप्लाई करूं, और मेरे पास जवाब क्या है, हो जाए 0, इट्स मीन कोई रोटेशन नहीं है। उसने मुझे काउंट करके बताया कोई रोटेशन नहीं है। इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, नेबुला क्रॉस वी। ये जो नेबुला क्रॉस वी मैंने निकाला है, अगर ये इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैं बोलूंगी रोटेशन, बोले रोटेशन नहीं है। अगर इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, यानी इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, यानी कि इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो मैं बोलूंगी ये मेरे पास इरोटेशनल, सॉरी रोटेशनल है। कोई वैल्यू आ गई ना, अगर 0 आया तो इरोटेशनल है, और अगर 0 नहीं आया तो रोटेशनल है। ठीक है, ये आप लोगों ने दोनों बातें याद रखनी है। ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है। मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ मैथमेटिकली। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे फ्लो जिनके पार्टिकल्स जो हैं अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल। नहीं करते वो इरोटेशनल, और उनके जवाब 0 होता है, और जो करते हैं इज इक्वल टू नॉट 0 आता है, उनका कोई ना कोई वैल्यू आती है उसकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैंने वहां पे डायरेक्ट लिखा है 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो, क्योंकि मैं नहीं समझती कि आपको मुझे बताना चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लोज क्या हैं। दिस इज वेरी क्लियर कि इंटरनल फ्लोज क्या है, एक्सटर्नल फ्लोज क्या है। वो जैसे आपकी बॉडी है, आपका एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो सामने नजर आ रहा है, इंटरनल जो अंदर नजर नहीं आ रहा। तो तमाम वो फ्लोज जो किसी मशीन के अंदर हो रहे हैं, किसी पाइप के अंदर हो रहे हैं, किसी चैनल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्पेसेस के अंदर हो रहे हैं जो आपको नजर नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्लोज। और तमाम वो फ्लोज जैसे कि जो बाहर जैसे ओशंस में हैं आपके पास, ठीक है, वो जो हमारे सामने फ्लो हो रही हैं चीजें, दैट इज कॉल्ड सबमराइन्स वगैरह जितनी भी हैं, वो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फ्लो। अच्छा ठीक है, इस एग्जांपल भी आप बहुत ढेर सारी दे सकते हैं, कौन से इंटरनल है कौन से एक्सटर्नल है। जो है वो इंटरनल फ्लो है। जी बिल्कुल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लोज कि ऐसी फ्लोज कौन सी होती हैं। तो ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है वो स्लाइड पे एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि कौन सी 1 डायमेंशनल है, कौन सी 2, कौन सी 3। इस पैराग्राफ में भी यही चीज़ें लिखी हैं, लेकिन विद डेफिनेशन लिखी हुई हैं, सॉरी विद एग्जांपल दी हुई हैं।
और यहाँ पे जो डायरेक्ट मैंने बता दिया वन डायमेंशनल होता क्या कहता है, एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट अगर हम वेलोसिटी को जज करें, वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है और हम उसको एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट करेंगे तो वो वन डायमेंशनल फ्लो होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ स्पेस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम अपना फ्लो लेते हैं, तो अगर मैं स्पेस कोऑर्डिनेट वन स्पेस कोऑर्डिनेट लेती हूँ, स्पेस कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वन के अकॉर्डिंग लेती हूँ, यानी कि मैं अपनी v जो मेरी वेलोसिटी है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ x लेके चल रही हूँ, सिर्फ उसको मैं कह रही हूँ मेरी वेलोसिटी सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर वेलोसिटी जो है वो सिर्फ x का फंक्शन है मेरे पास, तो मैं बोलूँगी ये वन डायमेंशनल है। लेकिन यही वेलोसिटी अगर मेरे पास इस तरह से आ जाएगी तो मैं बोलूँगी नहीं, इसके अंदर दो स्पेस कोऑर्डिनेट आ गई, ये मेरे पास दो पैरामीटर्स का फंक्शन है, तो फिर ये मेरे पास टू डायमेंशनल हो जाएगा। और इसी तरह टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी तरह अगर मेरा वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है तो साथ में इसके अंदर और पैरामीटर एक और इन्वॉल्व जाता है जी, यानी अगर मेरी वेलोसिटी जो है वो तीन चीज़ों पे आगे डिपेंड हो गई है, किस पे, एक्स पर भी, वाई पर भी, और कोई भी इसके साथ आप कांस्टेंट लिख लें, मैं क्या बोलूँगी ये थ्री डायमेंशनल हो गया। ठीक है, तो जिस तरह स्पेस कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे हमारी वेलोसिटी 1, 2 और 3 डायमेंशनल पे चली जाएगी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें, फॉर एग्जांपल हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली जज करते हैं, प्रैक्टिकली क्या है देखें, अगर मैं कहना चाहूँ कि ये वन डायमेंशनल फ्लो है तो क्लास पॉसिबल ही नहीं है कोई वन डायमेंशनल फ्लो। ऐसे तो नहीं ना, कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल फ्लोर पे भी पानी को छोड़ देते हैं या पाइप में भी पानी को लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हमने फ्लो कराना है ना फ्लूइड का, बहुत नैरो पाइप भी ले लेते हैं, तो फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं मान लिया कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, अगर इसकी एक वाई डायरेक्शन भी है और इसकी एक जी डायरेक्शन भी है हमने ये मान लिया कि ये एक्स डायरेक्शन में, लेकिन देखिए ये वाइड भी तो है ना, कुछ पानी ऊपर भी तो है, नीचे भी तो है, तो बेसिकली फ्लो होती ही नहीं है वन डायमेंशनल। लेकिन हम कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से उनके रिजल्ट्स निकालने के लिए शुरू से अपने फ्लूइड के अंदर क्या है हाइपोथेसिस लगाते हैं, जैसे कंटिन्यूम हाइपोथेसिस हमने लगाया था, जैसे हमने ये कंसिडर कर लिया था कि आइडियल फ्लूइड्स भी होते हैं जबकि नहीं थे, इसी तरह हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक बहुत ही नैरो पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है वो वन डायमेंशनल है। ठीक है, और अगर वो सिर्फ एक प्लेन में हो रहा है, ऐसे एक प्लेन के अंदर हो रहा है, तो वो टू डायमेंशनल है, इसमें एक्स भी इन्वॉल्व हो गया और वाई भी इन्वॉल्व हो गया। और अगर वो एक कंटेनर के अंदर है, पहले सिर्फ एक्स था, उसके बाद प्लेन क्या तो वाई भी हो गया, और अगर वो कंटेनर के अंदर है पानी हमारा सारा और फिर उसकी आगे की तरफ मोशन चल रही है, तो फिर उसमें जी भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ है तो ये इधर आ जाएगा, जी भी इन्वॉल्व हो गया, तो एक्स, वाई और जी इस तरह से तीनों इन्वॉल्व हो गई, ये थ्री डायमेंशनल हो जाएगी। तो हमारे फ्लो बेसिकली जितने भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो थ्री डायमेंशनल ही होते हैं, टू डायमेंशनल भी पॉसिबिलिटी, वन डायमेंशनल की पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा अजम्पशन में ले लेते हैं कि इसको जो है हम कहते हैं इस पे वाई और जी नहीं है, इस पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है, हम अपनी वेलोसिटी कह लेते हैं सिर्फ हमारे पास 2x है। तो कैसा पॉसिबल नहीं, आपको बता चुके, जितना भी नैरो पाइप होगा आखिर कुछ तो उसका डायमीटर होगा ना, कुछ तो वो वाई एक्सिस की तरफ भी होगा ना, तो लेकिन हम अपनी जम्पशन में ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी थी 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो, जिसके अंदर एक्स सिर्फ आएगा एक स्पेस के अकॉर्डिंग वन डायरेक्शन, जिसमें दो के अकॉर्डिंग वो हमारे पास टू डायमेंशन, जिसमें एक्स, वाई और जी तीनों के वो हमारे पास थ्री डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है एक्सियली सिमेट्रिक फ्लो, एक ऐसा फ्लो जो थ्री डायमेंशनल होगा और जिसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं किसकी, कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं, थ्री टाइप्स के थे हम जो कोऑर्डिनेट्स पढ़ते आए आज तक, बता सकता है कोई कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं वो? मैम स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स से जी, हम लोग रेक्टेंगुलर से स्टार्ट करते हैं जिसमें होता है एक्स, वाई और जी, फिर हमारे पास आते हैं सिलेंड्रिकल आर, थीटा और जी, और फिर हमारे पास होते हैं स्फेरिकल आर, थीटा और फाई। तो अगर हम अपनी चॉइस से अपने थ्री डायमेंशनल फ्लो को किसी भी सूटेबल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकें तो फिर हम उसको बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, एक्सियली सिमेट्रिक फ्लो है। ठीक है, और है बैराट्रोपिक फ्लो, ये बहुत ही इजी है इसकी डेफिनेशन, जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने जब कंप्रेसिबिलिटी की तो हमने कहा प्रेशर जो है वो डेंसिटी का फंक्शन है, बताता ना मैंने लिख के आपको ऐसे कि जो हमारा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है हमारे पास डेंसिटी का।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वो बात कर रहा है ऐसे फ्लो जिसके अंदर हमारा जो प्रेशर है वो डेंसिटी का फंक्शन हो, सिर्फ डेंसिटी का और किसी का ना हो, सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा हो उसका प्रेशर जो है, तो हम वो बोलेंगे ऐसे फ्लो जो है वो बैराट्रॉपिक फ्लो होते हैं। ठीक है, ये हमारी थी इसकी फ्लो की टाइप्स जो हमने सारी स्टडी कर ली। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगला टॉपिक शुरू हो जाता है वो है यूनिट्स और डायमेंशंस का। ये मुझे पढ़ाने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने आप लोगों के सामने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे स्टडी में खल नहीं किया था बाय मिस्टेक। यहाँ पर इसकी टर्न थी बुक में और वो हमने फर्स्ट में डाल दी थी। तो ये हैं क्या, आप लोग छोटी क्लासेस में सभी पढ़ चुके हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले हैं तो चाहे वो आर्ट्स वाले नहीं है, सब लोगों को पता है डायमेंशंस और यूनिट्स क्या हैं, मैट्रिक लेवल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ भी लूँ उनमें से एक दो तो आपको वो भी पता होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं लेंथ होती है ना कि इस चीज़ की इतनी लेंथ है, तो उसका एसआई यूनिट क्या है। यूनिट्स तो बहुत सारे होंगे, जैसे आप लोग कहेंगे इसका जो है इतना किलोमीटर है ये, या फिर इतने फुट है ये, इसका जो है वो मीटर है, इतनी मीटर लेंथ है। तो मैं पूछ रही हूँ इसमें से, ये सब इसके यूनिट्स हैं लेंथ के, इसमें से जो हमने एक एसआई यूनिट चूज किया था जो हम हर बार बताने के लिए स्टैंडर्ड मान लेते हैं, वो क्या है? मीटर। मीटर, वेरी गुड। वो हमारे पास क्या है? मीटर। जैसे आपने मुझे बताया कि लेंथ का हमारे पास क्या है? मीटर है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूं मैस, किलोग्राम। इसके डिफरेंस होते हैं लेकिन हम इसको किस में प्रेजेंट करते हैं? केजी में। ठीक है, किलोग्राम में। वैसे आप इसको ग्राम्स में भी बता सकते हैं। ठीक है। और अगर आपसे बोलूं टाइम, टाइम को हम क्या लेते हैं शुरू से? ये आवर्स भी होते हैं, मिनट्स भी होते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं? सेकंड। तो मीटर जो है, मीटर हो गया या किलोग्राम हो गया, इनकी जो नोटेशंस हैं वो हम यूज करते हैं सेकंड्स के लिए एस, केजी के लिए, किलोग्राम के लिए केजी, और मीटर के लिए एम। इसी तरह जिस तरह ये आप लोग ऐसा यूनिट चूज कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है, आप लोग इनकी डायमेंशंस भी बताते आए हैं छोटी क्लासेस में। फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें भी बताई होगी कि जो हमारे पास मीटर है, जो लेंथ है, इसकी डायमेंशन को किससे शो करते हैं? कोई बताएगा? मैम जी वेरी गुड। हम लेंथ को शो करते हैं एल से। ठीक है। और हम मैस की शो करते हैं कैपिटल एम से, और हम टाइम की शो करते हैं कैपिटल टी से। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये हम कैपिटल टी से शो नहीं करते, ये हम इसकी बजाय स्मॉल टी से शो करते हैं, बिकॉज कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर के लिए यूज होता है। ठीक है, टेम्परेचर का वैसे तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसका ऐसा यूनिट लेते हैं केल्विन, और इसको हम शो करते हैं के से, लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो हम शो करते हैं टाइम, बड़े कैपिटल टी से। टाइम कह रही हूँ बड़े कैपिटल टी से, टेम्परेचर, और सेकंड्स के लिए टी से। अब अपनी किसी भी क्वांटिटी को ऐसा यूनिट में लिखना भी आपको आना चाहिए और उसकी डायमेंशंस बतानी भी आनी चाहिए। ये आप लोगों का वर्क है, मैंने आपको समझा दिया, लर्न तो आपने खुद करना है इसको। तो यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज दी हुई हैं, ये क्वांटिटीज दी हुई हैं, ये उनके एसआई यूनिट्स दिए हुए हैं, ये उनके सिंबल्स ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, और ये उनकी डायमेंशंस दी हुई हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है फौरन से बता देंगे, एम्पेयर में हम इनको लेते थे और इसको हम क्यू से शो करते थे। ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास इंटेंसिटी को, और ये सीडी से शो करते हैं कैंडिला को, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया करते थे वो मोल होती थी, उसको जो है MOL से लेते हैं, लेकिन इसकी डायमेंशंस हमारे पास यहाँ पर नहीं है। आगे मूव करते हैं तो ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई सारी आप नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशंस आप नहीं करेंगे, ये आपको सिखाई गई हैं फॉर्मूला कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। तो मैं आपको टेबल से ही बता देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये भी आप लोगों को जुबानी याद होते हैं, ये जो है कि किलो, मेगा, गीगा, टीरा किसे कहते हैं? किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9। ये छोटी क्लास में ना आप लोगों ने एक टेबल याद किया होगा जो कि किलो से शुरू नहीं होता था, मिली से शुरू होता था। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, और आगे भी कई लोग 18 तक भी जाते थे इसको याद करने में। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसके लिए, अगर आप आगे अच्छे टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आपको इनकी भी पता होना चाहिए किसकी पावर क्या होती है।
और यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर्स में आने वाली तमाम तर क्वांटिटीज, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, उन तमाम की एसआई यूनिट भी लिखे हुए हैं और डायमेंशंस भी लिखे हुए। अब आप कहें कि क्या हमें ये रटा लगाना पड़ेगा, ये तो मिक्स होती रहेंगी, तो आपने ये रटा नहीं लगाना। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो आपने वॉल्यूम की खुद से निकालनी है। ठीक है, जैसे आपको पता है ये सामने आपकी चीजें बनी हुई है सारी, तो आप वॉल्यूम की निकालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, बोले, मीटर क्यूब है ना ये हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। लेंथ 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 3 दफा होगी ना, लेंथ लेंथ लेंथ, तो मीटर क्यूब हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो जब मीटर क्यूब है तो इसका मतलब है ये इसका एसआई यूनिट है, और अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहती हूँ तो एल 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 यानी कि L3। ठीक हो गया, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आपने इसको रटा नहीं लगाना, इसको निकालना सीखना है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेशर की निकालना चाहते हैं, तो हर एक को पता है कि प्रेशर भी एक स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर अगर हम लिखना चाहें स्ट्रेस को तो फार्मूला क्या बन जाएगा, बोले स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, F/A। ठीक है, तो फोर्स का आपको पता है ये न्यूटन होती है। अगर नहीं भी पता तो आप इसको फोर्स को MA लिख सकते हैं, और एरिया नीचे वैसे ही आ रहा है हमारे पास। ऊपर ये जो M और A, इसका भी आपको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, M जब मास को शो कर रहा है यानी कि kg, और A जब एक्सेलरेशन को शो कर रहा है यानी कि मीटर पर सेकंड। और एरिया के लिए क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम अपने टेबल पे जाते हैं। ये हमने खुद से निकाला है अपना फोर्स को, नहीं प्रेशर को, तो उसने यहाँ पे इसको न्यूटन की फॉर्म में लिख दिया फोर्स को। अगर आप खोल के लिखेंगे तो नीचे वाला मीटर स्क्वायर ऊपर वाले के साथ ट्रीट कर जाएगा, तो कट के हमारे पास ये बन जाएगा। हम खुद से निकालते हैं, हम इसको नहीं देखते। हम वापस अपने वाले में आ जाते हैं, हम ये निकाल रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये फोर्स निकालना शुरू की हुई है यहाँ पर, स्ट्रेस, ये हम काउंट कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, एक मीटर इस 1 मीटर से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, kg, नीचे वाला मीटर ऊपर आके पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, मास L और T। तो देखें यही होगा टेबल में भी, अगर आप लोग देखें इसको जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये देखा चेक कर सकते हैं, ये हमने यूनिट निकाला है। ठीक है, और ये बुक में निकला हुआ है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया M L -1 T -2। तो अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है कि आपने जो यहाँ लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप ये सब निकाल सकते हैं। तो ये आपने खुद निकालना सीखने हैं कि कैसे डायमेंशंस निकाली जाती हैं। अभी आप लोगों को मैं 2 मिनट दूंगी और आप अच्छे से मुझे ये बताएंगे कि विस्कोसिटी, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, अक्सर ही पेपर में इसकी विस्कोसिटी की जो है ये होती है विस्कोसिटी। और आपको पता है हमने क्या पढ़ा था, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेन के। और आप लोगों ने शेयर स्ट्रेस को किससे पढ़ा था, टा से, जो कि हमारे पास किसके इक्वल थी, F/A के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हटाकर क्या बन गई थी, इज इक्वल टू म्यू। और यहाँ पे शेयर स्ट्रेन आता है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास होती है d θ/dt। ये कर लें, या फिर du ओवर dy कर लें। तो यहाँ से अगर मैंने विस्कोसिटी का पूछा है आपसे, विस्कोसिटी की डायमेंशन और यूनिट पूछी है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया यही रहेगा, इसके पास ये क्या आ जाएगा, d θ/dt। तो आपसे विस्कोसिटी की अक्सर ही SI यूनिट भी पूछ लेते हैं, और इसके अलावा आपसे इसका डायमेंशन भी पूछ लेते हैं। तो ये दोनों आप लोग खुद निकालें। फॉर्मूला मैंने आपको दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा दिया है, तो मैं अभी चेक करती हूँ आप लोगों को ये निकालना आया कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देखें तो आप इजीली कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे आपको दी हुई है विस्कोसिटी म्यू और इसका फार्मूला, फार्मूले से आगे आप इसको लिखेंगे खोलकर, और ये आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन आपने ये खुद निकालना है, देखना है आपका भी यही आता है। चलें जी, स्टार्ट हो जाए। ये कुछ स्टूडेंट्स ने निकाल लिया और वो बता रहे हैं कि इसका जो है उन्होंने क्या निकाला है, मास पर L पर सेकंड। ठीक है, वो उन्होंने निकाला है, ठीक है, वो ये आ भी गया है। पर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं हमें ये क्लियर नहीं है कि ये किस तरह निकला है। तो चलें आपको बताती हूँ दोबारा से। फार्मूला जो है हम वापस यहीं पे लिख लेते हैं।
पहले तो हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला लिखा आ गया हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू फोर्स एरिया डिवाइडेड बाय डी थीटा ओवर डी टी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का हमने अभी निकाला है ऊपर, दोबारा कहते हैं, दोबारा भी निकल सकता है। क्या ये केजी आ गया मास का, और एक्सेलरेशन का आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर, और डी थीटा ओवर डी टी में हमारे पास क्या है, ये रेट ऑफ चेंज में आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज क्या होता है 1/s। तो ये जब हमने कन्वर्ट किया तो ये मीटर इस मीटर से कट कर ये बन जाएगा के जी पर मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/s को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, पर सेकंड। और ये पर सेकंड 1 पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि kg पर मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा L M यहाँ पर स्मॉल t, ठीक है। और जब हम इसको मैचिंग करेंगे अपनी बुक से तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही होगा जो उनका होगा। ये मैंने आपस में नोट लिख लिया और आपने बताया भी नहीं मुझे। kg का m, मास का l, t, ऐसे। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बुक से जब हमने इसको मैच किया यही था हमारे पास, ये शेयर से स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसकी डायमेंशन हमारे पास आ गई मास पर लेंथ पर सेकंड। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई इस तरह किसी भी चीज की निकाल सकते हैं, या आप लोगों ने घर से खुद प्रैक्टिस करनी है। इस तरह यहाँ पे जो है हमारी खत्म होती है फ्लूइड की जो टाइप्स ऑफ फ्लो हैं और डायमेंशंस जो हैं। नेक्स्ट हमारी सॉल्व प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और इनके ऊपर मैं बात करूं तो ये हमारी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, और मेरी जितनी भी पहली क्लास भी गुजरी हैं उन्होंने भी ये सॉल्व प्रॉब्लम जो है, जो मैंने उनको थ्योरेटिकल सारा पढ़ाया, जो फार्मूलाज मैंने पढ़ाए वही फार्मूलाज यहाँ लिख के खुद से इसकी वैल्यूज निकालती रही। ये टाइम वेस्टेज है कि मैं आपको ये सॉल्व करना शुरू कर दूं, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जो हमारी पीपीटी है उसके ऊपर मैंने और डिफरेंट एग्जाम्पल जो इस बुक पे नहीं थी वो लेकर डाली हुई हैं, वो हमको शो करवाती हूँ। ये लेक्चर 6 के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें सॉल्व एग्जांपल्स। ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स डाली हैं जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी गई, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आपको देने का पर्पस ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो बुक पे ही आप लोगों को एक एग्जांपल दी हो बस वही आपको दी जाए तो आप ये वाली चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, यू कैन कैलकुलेट ऑल द न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे मैंने ये भी डिफरेंट भी दिए हुए हैं, अगर हम इनको इग्नोर करते हुए सिर्फ बुक के लेकर चलें, मैंने जिस बुक से लिए उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, तो अगर हम सिर्फ बुक वालों को देखें जो कि हमारे पास ये हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। एक मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ, बाकी आपने फर्स्ट 15 जो कि बहुत ही शॉर्ट और इजी हैं खुद घर से कंप्लीट करके लाने। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी, ये आपका टास्क है, इसमें से करना क्या है। देखें लिखा हुआ है कि हमारे पास ग्लिसरीन है जिसका मास है 1200 kg, हमने लिख लिया मास 1200 kg। फिर लिखा हुआ है इसका वॉल्यूम जो है वो 0.952 है, हमने इसका वॉल्यूम लिख लिया। फिर लिखा हुआ है स्पेसिफिक वेट एट 4 डिग्री सी, खुद से ही बता दिया कि मैंने 4 डिग्री सी पे लिया ताकि कोई भी कंफ्यूज नहीं हो, हम काम ही इसके लिए करें 4 डिग्री सी के लिए। मैं आपको पहले ही बताया था जब लिक्विड्स की बात होगी तो हम जब भी स्पेसिफिक वेट वगैरह लेंगे तो वो एट 4 डिग्री सी ही लेंगे, तो वो भी लिख लिया हम लोगों ने। अब उसने हमें निकालने को क्या चीज़ें दी गई हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 ग्लिसरीन का वेट निकालें, नंबर 2 इसकी डेंसिटी निकालें, नंबर 3 इसका स्पेसिफिक वेट, नंबर 4 स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड नंबर 5 स्पेसिफिक ग्रेविटी। समटाइम पेपर्स में जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम को जस्ट VS भी दे दिया जाता है कि VS कैलकुलेट करें, तो यू हैव टू नो अबाउट VS इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड S.G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये टर्म आपने याद करनी है, W, रो, गैमा, VS और S.G डॉट किसको शो करता है। तो जब हमने इसको निकालना है तो निकालने के लिए कुछ भी नहीं, बस आपको इसके फार्मूलाज आने चाहिए। वेट का फार्मूला mg होता है, मैंने आपको लेक्चर नंबर जो खुद से करवाया था 3 उसके अंदर ये सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, उन्हीं के यहाँ फार्मूला लिखे हुए। रो का फार्मूला m/v, गैमा का फार्मूला रो जी, और जो आपके पास होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम VS, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का, तो उसी वैल्यू को 1 पे डिवाइड कर देंगे, और S.G हमारे पास जो है वो भी निकल आया इस फार्मूले से। हमने पढ़ा था जब भी हम किसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिवाइड करते हैं वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी उन्होंने हमें खुद ही दी हुई है, ये देखें, तो हम इस पे डिवाइड कर देंगे ग्लिसरीन की स्पेसिफिक
सॉरी ग्लिसरीन की हमने निकाली होगी यहाँ पे कहीं पे, ये देखें यहाँ से हमने ये निकाली हुई है, ये स्पेसिफिक ये गामा किसकी, ग्लिसरीन की, और वाटर की उन्होंने हमें गिवन दी हुई थी, वो हमने यहाँ दोनों पुट की और वैल्यू निकाल ली। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी आपको पता है, क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिट्स रखती हैं, कट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अगर आपको नहीं समझ आई मैंने क्या बताया, दोबारा पूछ सकते हैं। बताया तो मैंने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बस एक साइकी है ना, न्यूमेरिकल्स हैं, ओहो खुद करनी है, ओहो, तो ये जो आपकी साइकी आपको चेंज करनी पड़ेगी। बहुत ही ईजी बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स हैं, मेरी सारी पिछली क्लासेस खुद करती आई हैं, तो आपने भी ये खुद कर लेने इजीली। आपको मैंने एक समझा भी दिया है, डाटा गिवन है, आपका काम इन फार्मूलाज को याद करना है, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे फार्मूलाज याद करने हैं, थर्ड में भी। तो ये जो है आप लोग फर्स्ट 15 प्रिपेयर करेंगे, 15 अभी आप कुछ क्लास में मेरे साथ करेंगे। एक दो ऐसे हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी आएगी, वो आप मेरे से पूछेंगे भी, वो मैं आपको बता भी दूंगी। तो 14 आप बच्चे पूछते होते हैं अक्सर, 13 14, बाकी वो कर ही लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये कर कर आने हैं, छोटे छोटे हैं, 1-2 मिनट लगेंगे। और मुझे पता है आप इतने अच्छे बच्चे तो हैं नहीं कि दोबारा सारे करेंगे, यहीं से ही न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, डाटा देखेंगे और फार्मूला देखेंगे और उसके अंदर वैल्यू रखेंगे, हाँ हाँ ये तो हमें आता है, ये हम पेपर वाले दिन कर लेंगे। फिर इस तरह आपको न्यूमेरिकल्स याद नहीं, सॉरी फार्मूलाज याद नहीं होंगे। तो बेटर ये है कि हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़े और सिर्फ डाटा देखें, नीचे कुछ देखें ही नहीं, तो खुद से उस फार्मूले को लिखेंगे तो अच्छे तरीके से फार्मूला भी रिवाइज होगा और आपका माइंड भी खुलेगा, ठीक है, कि कौन सी चीज़ गिवन है, कौन सी चीज़ गिवन है, तो कौन सा फार्मूला आ सकता है। ठीक हो गया।